वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम नरेट करेंगे विलियम गोल्डिंग के नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉज रिटन बाय विलियम गोल्डिंग इन 1954। विलियम गोल्डिंग वॉज अ नोबेल प्राइज विनिंग राइटर। विलियम गोल्डिंग ने नोबेल प्राइज़ के अलावा बुकर प्राइज़ को भी विन किया था। बुकर प्राइज़ उन्हें मिला था 1980 में उनके नॉवल राइट्स ऑफ द पैसेज के लिए। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज उनका डेब्यू नॉवल है। डेब्यू नॉवल यानी कि फर्स्ट नॉवल है उनका ये, जिसे फेबर एंड फेबर के द्वारा पब्लिश किया गया था। फेबर एंड फेबर यूनाइटेड किंगडम लंदन का एक पब्लिशिंग हाउस है। फेबर एंड फेबर ने इस नॉवल के अलावा या इस राइटर के अलावा W.H. ओडन, विलियम गोल्डिंग, सैमुअल बेकेट, फिलिप लार्किन, सीमस हीनी जैसे पॉपुलर राइटर्स को भी पब्लिश किया। और T.S. इलियट फेबर एंड फेबर के डायरेक्टर और एडिटर रह चुके हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाई नॉवल विलियम गोल्डिंग के द्वारा R.M. बैलेंटाइन के नॉवल द कोरल आइलैंड, जो कि 1857 में पब्लिश हुआ था, के काउंटर पार्ट के तौर पर लिखा गया था। R.M. बैलेंटाइन का एक नॉवल था, क्या नाम था उस नॉवल का? द कोरल आइलैंड। इसे 1857 में पब्लिश किया गया था। इस नॉवल के काउंटर पार्ट के तौर पर विलियम गोल्डिंग ने नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में 3 कैरेक्टर राल्फ, पिगी और जैक कोरल आइलैंड के प्रोटैगनिस्ट के कैरिकेचर्स के तौर पर पढ़े जा सकते हैं। कैरिकेचर्स यानी कि व्यंग्यात्मक और हास्यजनक कैरेक्टर्स के अंदर उनका रूपांतरण किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाई का पहला प्रोमिनेंट कैरेक्टर है राल्फ। राल्फ कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मुख्य कैरेक्टर है, और राल्फ जस्टिस और इक्वालिटी में विश्वास रखता है। जस्टिस और इक्वालिटी में विश्वास रखता है। एक्चुअल में ये कहानी एक ऐसे ग्रुप की, स्कूल बॉयज़ के एक ऐसे ग्रुप की कहानी है जो एक आइलैंड पर, एक द्वीप पर अकेले रह जाते हैं और वो किस तरह से वहाँ पर अपना गुजारा करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, ये उन बॉयज़ की एक कहानी है। इन बॉयज़ में जितने भी बॉयज़ इस आइलैंड पर अकेले रह जाते हैं, सारे या तो टीनेजर्स हैं या टीनेजर्स के ग्रुप से भी छोटी एज के ये लोग हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि या तो वो अडोलेसेंट एज से बिलोंग करते हैं या प्री अडोलेसेंट एज से बिलोंग करते हैं। तो राल्फ प्रोटैगनिस्ट है, ये जस्टिस और इक्वालिटी के अंदर विश्वास रखता है। ये ग्रुप के सभी जो मेंबर्स हैं या जो इनके ग्रुप में जितने भी बॉयज़ हैं, उन सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। इसके बाद है पिगी। पिगी राल्फ के साथ एक दूसरा या सपोर्टिंग मेन कैरेक्टर हम कह सकते हैं। पिगी क्या है? पिगी एक हेल्दी या जिसे हम कहेंगे मोटा बॉय है। वो एक काफ़ी हेल्दी बॉय है। ही यूजेस ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स यूज़ करता है, ये ग्लासेस यूज़ करता है। इसके अलावा पिगी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के तौर पर, एक बौद्धिक पर्सन के तौर पर देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। दैट मीन्स पिगी इंटेलेक्चुअलिटी का प्रतीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैक मैरीड्यू की। जैक मैरीड्यू एक रेड हेडेड बॉय है। इसके जो हेयर हैं वो कैसे हैं? रेड हेयर है इसके, और इसे हम कह सकते हैं कि ये एनार्की का प्रतीक है, अराजकतावाद का ये प्रतीक है कहानी के अंदर। ये कहानी में, नॉवल के अंदर जैक मैरीड्यू हंटिंग ग्रुप का लीडर बनता है, शिकारी ग्रुप का लीडर बनता है, और अपने ग्रुप के अंदर एक अनार्की को और दुश्मनी को ये फैला देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है साइमन। साइमन को विलियम गोल्डिंग ने क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर कहा है। कैसा कैरेक्टर कहा है? क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर कहा है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करने लायक पॉइंट है। इसे कई बार UGC नेट क्वेश्चन में पूछ चुका है कि विच कैरेक्टर अपीयर्स क्राइस्ट लाइक इन दी नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, एंड द आंसर इज साइमन। अब साइमन जो है वो एपिलेप्सी से जूझता है। इसे एपिलेप्सी की बीमारी है। ये बहुत बार बॉयज़ के सामने बेहोश हो जाता है। इसी तरह से जो पिगी है वो अस्थमा की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे कैरेक्टर है वो है सैम एंड ईरिक। सैम और ईरिक ट्विन ब्रदर्स हैं, जुड़वा भाई हैं ये। इसके बाद रोज़र कहानी में साइमन की डेथ का कारण बनेगा, राइट। और ये
जैक के ग्रुप का मेंबर है। इस कहानी के अंदर दो ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं, एक राल्फ का ग्रुप और दूसरा जैक का ग्रुप। तो जो रोजर है वो जैक के ग्रुप का यानी हंटिंग ग्रुप का एक सदस्य है और ये क्या करता है, साइमन की डेथ का कारण, सॉरी साइमन की नहीं, ये राल्फ के साथ पिगी नाम का जो करेक्टर है, पिगी की डेथ का ये कारण बनता है। इसके बाद है परसीवल, ये सबसे छोटा बॉय है ग्रुप के अंदर। मॉरिस भी जैक के हंटिंग ग्रुप का सदस्य है और ये हंट के टाइम पर एक चैंट करता है, एक गीत गाता है कि हंट दी वाइल्ड एनिमल। इसके बाद हम बात करते हैं द बीस्ट की। बीस्ट एक इमेजिनरी बीस्ट होता है वाइल्ड एनिमल, ठीक है। यहाँ पर एक इमेजिनरी बीस्ट की बात की जाती है कि यहाँ इस आइलैंड के ऊपर कोई वाइल्ड बीस्ट या कोई बीस्ट है या कोई मॉन्स्टर है जिससे कि सारे जो बॉयज़ हैं वो डरे रहते हैं। इसके बाद है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कौन है? जैक का जो हंटिंग ग्रुप है वो एक वाइल्ड पिग का हंट कर लेता है, एक जंगली सूअर का हंट करता है, शिकार करता है और उसे मारने के बाद वो एक स्टिक पर टांग देता है उसके सिर को, उस पिग के सिर को एक स्टिक पे टांग देता है। अब जब ये इस स्टिक के ऊपर इसके सिर को टांगता है तो वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ उस पर चिपक जाती हैं, जिसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का नाम दिया गया। एंड द फाइनल कैरेक्टर इज़ नेवल ऑफिसर, और ये जो नेवल ऑफिसर है ये इन बॉयज़ को किस तरह से रेस्क्यू करता है इस जंगल से, इस आइलैंड से, यह हम आगे रीड करेंगे। तो ये थे कैरेक्टर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ द बुक। कहानी की बिगनिंग के अंदर एक प्लेन है जो कुछ बॉयज़ को वॉर लाइक कंडीशंस में से इवैक्यूएट कर रहा है, लेकिन इस प्लेन को शॉट कर दिया जाता है और जैसे ही प्लेन को शॉट किया जाता है तो जो इसके अंदर बॉयज़ हैं वो एक आइलैंड पर गिर जाते हैं, या हम कहेंगे एक जंगल में गिर जाते हैं। इन बॉयज़ का इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। तो राल्फ और पिगी, यहाँ पर क्या आएगा, पिगी। राल्फ और पिगी को एक कॉन्च मिलता है, कॉन्च यानी कि शंख, और पिगी को लगता है कि शंख को यूज़ किया जा सकता है बॉयज़ को इकट्ठा करने के लिए, बॉयज़ को बुलाने के लिए। इस तरह से जो पिगी है वो इंटेलेक्चुअलिज्म को, बुद्धिमत्ता को शो करता है यहाँ पर। राल्फ उसके कहने पर कॉन्च को बजाता है और सारे बॉयज़ वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो बॉयज़ हैं ये इकट्ठे होते हैं तो एक लीडर को चुनते हैं और राल्फ को अपना लीडर वो बना लेते हैं। अब राल्फ को लीडर बनाने के बाद वो वहाँ से बचने का एक प्लान बनाते हैं। अब राल्फ को लीडर बनाया जाता है तो राल्फ को छोड़ दिया जाता है कि आगे की जो सिचुएशंस हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। जैक के अंदर लीडर बनने की एक बहुत ही तीव्र भावना है, इसलिए राल्फ जैक को हंटिंग ग्रुप का लीडर बना देता है। और राल्फ क्या कहता है कि यहाँ सरवाइव करने के लिए, इस फॉरेस्ट में, इस आइलैंड में रहने के लिए हमें 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, टू हैव फन, कि हम यहाँ पर बोर ना हो, एक इंजॉय करें यहाँ पर। नेक्स्ट, टू सर्वाइव, हमें यहाँ पर रहकर जीना है। और लास्ट है टू मेंटेन अ स्मोक सिग्नल, एक स्मोक सिग्नल को मेंटेन करना है। सर्वाइव करने के लिए ये क्या करता है, हंटिंग ग्रुप के लीडर जैक को बना देता है, मतलब उसे जिम्मेदारी देता है कि वो क्या करेगा, वो पूरे ग्रुप के लिए जितने भी वहाँ पर पीपल हैं वो एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके अंदर कई सारे हंटर्स हैं और जैक को उनका लीडर बना दिया जाता है। अब ये ग्रुप क्या करेगा, पूरे ग्रुप के लिए खाना इकट्ठा कर लाएगा, यानी कि हंट करके लाएगा। तो इस तरह से सर्वाइव किया जा सकता था। और स्मोक सिग्नल क्यों मेंटेन किया जाता है, ताकि वहाँ से अगर कोई भी प्लेन या शिप पास करता है तो वो धुआं देखकर, वो जहाज़ या वो जो प्लेन है वो धुआं देखकर इमेजिन कर सकता है या एज्यूम कर सकता है कि यहाँ कोई रह रहा है और इस तरह से कोई उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ सकता था। इसलिए 3 प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया जाता है। पहला, टू हैव फन, दूसरा, टू सर्वाइव, एंड थर्ड इज टू मेंटेन अ स्मोक सिग्नल। अब ये सभी मिलकर एक माउंटेन के ऊपर फायर को इग्नाइट करने में, आग जलाने में सक्सेड हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो बॉयज़ हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि स्मोक को, फायर को बुझने ना दिया जाए और इतनी भी ना बढ़े कि वो उनके लिए खतरा बन जाए। लेकिन जो बॉयज़ हैं वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ग्रोन अप नहीं है, वो उनकी अनुपस्थिति में खुद को एंजॉय करते हैं
स्विमिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही जो फायर है वो बहुत तेज़ भड़क जाती है और वो अपने ग्रुप में से सबसे यंगेस्ट बॉय को खो देते हैं। वो यंगेस्ट बॉय गायब हो जाता है और उन सभी को लगता है कि वो शायद आग में जल गया होगा। अब राल्फ कंप्लेन करता है कि जो स्मोक है वो मेंटेन की जानी चाहिए थी और मेरे साथ बहुत सारे बच्चों को मिलकर या दूसरे बॉयज़ को मिलकर शेल्टर बनाने में भी हेल्प करनी चाहिए। बट सभी बॉयज़ अपने अपने जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करने में लगे हुए हैं। जैक और उसका हंटिंग ग्रुप उसी समय हंट करने में फेल हो जाते हैं। वो एक वाइल्ड पिग को चेज़ कर रहे हैं लेकिन उसका हंट वो नहीं कर पाते। लेकिन जैक इतने पर रुकता नहीं है और जैक और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है हंटिंग के अंदर। वो सोचता है मुझे हंट करके ही जाना है। अब राल्फ और पिगी उसी समय पर एक जहाज़ को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन वो बहुत डर जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो आग उन्होंने जलाई थी वो तो अब बुझ चुकी है। और जैसा कि आग बुझ चुकी थी, वहाँ से कोई धुआं उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो जो जहाज़ है वो उन्हें बिना नोटिस करे ही चला जाता है और इस तरह से कोई भी वहाँ से रेस्क्यू नहीं हो पाता। और राल्फ ने इस आग को जलने की जो जिम्मेदारी थी वो हंटिंग ग्रुप को दी थी, जैक के ग्रुप को दी थी, इसलिए वो जैक को अकोस्ट करता है इसके लिए। उसी समय हंटिंग ग्रुप वापस आता है अपने फर्स्ट हंट के साथ। जैसा कि उन्होंने फर्स्ट हंट सक्सेसफुली कर लिया था, इसलिए वो वाइल्डली पागलों की तरह से डांस करते हुए बहुत ही खुशी के साथ आते हैं। लेकिन पिगी जैक को क्रिटिसाइज़ करता है आग का ध्यान ना रखने के लिए। अब जैसा कि पिगी जैक को क्रिटिसाइज़ करता है तो जैक क्या करता है, यहाँ क्या आएगा, जैक क्या करता है, उसे मुंह के ऊपर एक ब्लो देता है, मुक्के से प्रहार करता है। ये देखकर राल्फ कोंच बजाता है, शंख बजाता है ताकि वहाँ पर दोबारा से व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। इसके बाद जैसे ही वो कोंच बजाता है तो उनकी एक मीटिंग शुरू हो जाती है और वो सभी आपस में बातें करते हैं। इस ग्रुप के अंदर जो छोटे बच्चे थे उन्हें नाम दिया गया था लिटलन्स का। अब ये जो लिटलन्स थे ये शुरुआत से ही इस जंगल में, इस आइलैंड पर बिना अपने पेरेंट्स के, बिना ग्रोन अप से डरे हुए थे और इन्हें बार बार डरावने सपने आते थे, नाइटमेयर्स आते थे और ये धीरे धीरे मानने लगे थे कि इस आइलैंड के ऊपर एक जंगली जानवर है या एक मॉन्स्टर है। जब बड़े बच्चों ने इन्हें ये समझाने की कोशिश की कि वहाँ कोई दिस नहीं है, अगर वो होता तो दिन के समय कहाँ जाता, तो उनमें से एक लिटलन ने क्या कहा कि ये जो जानवर है ये दिन के टाइम पर अपने आप को समुद्र में छुपा लेता है। और ये सुनकर सभी के मन में एक डर बैठ जाता है। अब इस मीटिंग को हुए काफ़ी टाइम नहीं होता, तभी एक जो मिलिट्री प्लेन है, वो कुछ मिलिट्री प्लेन जो है वो वहाँ पर एयर बैटल यानी कि हवाई लड़ाई के अंदर इंगेज हो जाते हैं। मतलब उस आइलैंड के ऊपर से वो बार बार गुजरते हैं और उनकी फ़ाइट शुरू हो चुकी होती है। लेकिन इस बार आग की जिम्मेदारी, आग को जलाए रखने की जिम्मेदारी ट्विन ब्रदर सैम और इरिक को दी गई थी। लेकिन सैम और इरिक सो जाते हैं और वो इस जो लाइट फ्लैश कर रही थी उनको नोटिस ही नहीं कर पाते, ना ही एक्सप्लोजन्स को नोटिस कर पाते हैं, क्लाउड्स में हुए एक्सप्लोजन्स को। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो इस बार फिर से रेस्क्यू होने के चांस को खो देते हैं। उसी समय इस युद्ध में से, इस फाइट में से, फाइटिंग प्लेन्स में से एक पैराशूटिस्ट गिरता है, एक आदमी गिरता है पैराशूट के साथ। और वो कहाँ गिरता है, धरती के ऊपर गिर जाता है उस सिग्नल फायर के अंदर। ठीक है, उस सिग्नल फायर में गिर जाता है और वो व्यक्ति जो है वो मरा हुआ है। अब सैम और इरिक रिस्पॉन्सिबल थे फायर को देखने के लिए, लेकिन वो सो जाते हैं और जब वो सो जाते हैं तो वो ना तो क्या देख पाते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स को देख पाते हैं, ना एक्सप्लोजन को देख पाते हैं। और जब वो पैराशूट नीचे गिरता है, पैराशूटिस्ट नीचे गिरता है, तब वो उसको भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जागते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ है। वो पैराशूट को देखते हैं, लटका हुआ है वो वहाँ पर या आग के अंदर पड़ा हुआ है, तो उनको क्या लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है और वो डर जाते हैं और ये बताने के लिए वो कैंप की तरफ भाग जाते हैं। अब जैसे वो जाकर बताते हैं तो राल्फ और जैक कहते हैं कि हम जाकर एक्सप्लोर करेंगे कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। अब दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों दूर से देखते हैं और कहते हैं ये तो कोई एप लग रहा है, एप यानी कि बहुत बड़ा गोरिल्ला लग रहा है।
और वहाँ से वापस आ जाते हैं और आकर बाकी ग्रुप को बताते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा, लेकिन वो एक गोरिल्ला जैसा लग रहा है। जैक कहता है कि राल्फ बहुत ही कावर्ड है, ये दूर से ही इस सीन को देखकर आ गया, इसीलिए तुम्हें राल्फ को लीडर ना बनाकर मुझे लीडर बना लेना चाहिए। अब राल्फ लीडर चुनने का जो निर्णय है वो बॉयज़ के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन बॉयज़ अब फिर से राल्फ को अपना लीडर चुन लेते हैं। जैक को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लीडर नहीं चुना गया, इसलिए वो एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म कर लेता है जो कि हंटर्स का ग्रुप है। वो अपने सारे हंटर साथियों को बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। अब राल्फ फिर से एक फायर इग्नाइट करता है, फिर से एक फायर जलाता है, लेकिन इस बार ये फायर वो माउंटेन पर ना जलाकर बीच पर जलाता है। फायर जलाने का काम तो फिनिश हो जाता है, लेकिन जल्दी ही राल्फ के ग्रुप के सारे बॉयज़ धीरे धीरे से, मोस्टली बॉयज़ धीरे धीरे जॉइन के ग्रुप में खिसक जाते हैं, जैक के ग्रुप में खिसक जाते हैं, उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैक ने जैसा कि वाइल्ड पिग को हंट कर लिया था, तो वो उस वाइल्ड पिग के हंटिंग को सेलिब्रेट करने की डिक्लेरेशन करता है। अब इस वाइल्ड पिग को हंट करके जब वो लेकर आए थे, उनकी राल्फ से जैसे ही लड़ाई हो जाती है, तो इसके बाद वो एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। अब जब राल्फ, जो जैक है, वो क्या कर रहा है, जो उसने शिकार किया है उसको सेलिब्रेट करना चाहता है, तो वो अपने माउथ को पेंट कर लेता है, बिल्कुल शिकारियों की तरह से अपने मुंह पर मूछें बना लेता है, ठीक है। और इस तरह से जैक के ग्रुप के बाकी जो बॉयज़ हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। अब ये सारे मिलकर क्या करते हैं, इस एनिमल के, इस वाइल्ड पिग के सिर को एक नोकीले से डंडे के ऊपर टांग देते हैं और ऑल डांसेस अराउंड हिम, सारे के सारे इस डंडे के चारों ओर क्या करते हैं, डांस करने लगते हैं। इस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं। अब साइमन को उसी समय एक विज़न आता है, साइमन को एक दृश्य दिखाई देता है और वो एक वॉइस सुनता है और इमेजिन करता है कि ये जो वॉइस है ये वो हेड बोल रहा है, वो सिर बोल रहा है, जिसको कि ये क्या मान रहे थे कि बीस्ट है, वास्तव में वो एक पैराशूटिस्ट था, ठीक है, वो एक डेड मैन था, लेकिन इन्हें क्या लग रहा था कि ये मॉन्स्टर है। अब वो माउंटेन पर जाता है ये उस डेड मैन को देखने के लिए, और जब वो जाकर देखता है कि ये तो कोई मरा हुआ व्यक्ति है, तो वो समझ जाता है कि कोई भी बीस्ट कहीं पर भी इस आइलैंड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर कहीं पर बीस्ट एग्जिस्ट करता है, कहीं कोई मॉन्स्टर या कोई जंगली जानवर एग्जिस्ट करता है, तो वो इंडिविजुअल्स के अंदर, खुद के अंदर होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर है। तो यही बताने के लिए वो हंटर्स के ग्रुप के पास चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो सभी अपने पागलपन के अंदर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने हंट को, अपने शिकार को, वो एक फ्रेंजी मूड में होते हैं वहाँ पर, इस तरह से। और जैसे वो वहाँ पर जाता है तो डार्कनेस के अंदर जो बॉयज़ हैं वो उसको क्लियरली देख नहीं पाते और उसे ही एक मॉन्स्टर समझ लेते हैं और अपने टीथ से, अपने दांतों से और अपने हाथों से साइमन को मार देते हैं। अब ये जो साइमन है ये यहाँ पर एक तरह से मार्टिर के रूप में, एक शहीद के रूप में दर्शाया गया है विलियम गोल्डिंग के द्वारा। इसे ही क्राइस्ट फिगर भी कहा गया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग राल्फ और पिगी साइमन की डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसी समय पर हंटर्स का ये ग्रुप आकर उन पर अटैक कर देता है और पिगी के जो ग्लासेस थे, पिगी के जो चश्मे थे, उनको चुरा कर ले जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक उन लोगों को समझ आ चुका होता है कि जो रियल पावर है वो शंख में नहीं है, बल्कि कि ग्लासेस में, चश्मे के अंदर है। क्यों है ये चश्मे के अंदर? क्योंकि वो इस चश्मे से आग को जला सकते थे, इसीलिए वो उसके ग्लासेस को चुरा लेते हैं। अब जैसा कि वो पिगी के ग्लासेस को चुरा लेते हैं, लेकिन पिगी क्या है, शॉर्ट साइटेड है, उसकी जो आई साइट है वो काफ़ी वीक है और वो ग्लासेस के बिना नहीं देख पाता है। इसीलिए राल्फ, पिगी दोनों वहाँ पर जाते हैं इस ग्रुप से बात करने के लिए। लेकिन जैसे ये वहाँ पर जाते हैं तो जैक, जो कि बहुत ही क्रूअल हो चुका है, वो सैम को और इरिक को, सैम और इरिक ट्विन ब्रदर्स है, इन दोनों को ऑर्डर देता है कि तुम राल्फ को बांध लो और उसको पेड़ से बांधने के बाद उसके साथ लड़ाई करो, उसे मारो। लेकिन राल्फ किसी तरह से वो शंख वापस लेने में एबल हो जाता है, और जैसे ही वो शंख वापस लेने में एबल होता है तो वो उसे बजाने ही वाला होता है। उसी समय पर रोजर ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है जो कि पिगी के ऊपर गिरता है और पिगी मर जाता है और जो शंख है वो टूट जाता है। अब राल्फ, जैसा ही शंख टूटता है, शंख यहाँ पर एक तरह से व्यवस्था का प्रतीक था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जिसके पास शंख था, बाकी जो सारा ग्रुप था वो उसकी
बातों को उसकी बातों को सुनने के लिए बाध्य होते थे, वो उसको एक अथॉरिटी देते थे और सभी शंख जिसके पास होता था उसकी बातों को आराम से सुनते थे। लेकिन अब जैसा कि शंख टूट चुका था तो हर तरह से जो ऑर्डर था या जो सिस्टम था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका था। राल्फ डर जाता है, उसे लगता है कि ये मुझे भी मार देंगे, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। जैक के जो हंटर्स हैं वो उसे फॉलो करने लगते हैं। राल्फ एक जंगल में छुप जाता है, लेकिन जंगल के अंदर हर जगह पर आग फैल चुकी होती है, इसलिए वो फोर्स्ड हो जाता है बाहर बीच पर जाने के लिए। अब उसे पता है कि बीच पर जल्दी ही जो जैक के हंटर्स हैं वो उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए राल्फ बहुत डर जाता है। वो ट्रिप करता है, वो थोड़ा सा बार बार बेहोश मूर्छित सा हो जाता है और इस तरह से वो बेसुध सा होकर गिर जाता है। लेकिन जैसे बेसुध होकर प्रॉपरली वो बेसुध नहीं होता और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे ब्रिटिश नेवल ऑफिसर दिखाई देता है। अब ब्रिटिश नेवल ऑफिसर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे जैसे ही वो देखता है उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाता है। क्यों रोने लग जाता है वो? क्योंकि वो रोता है डेथ ऑफ पिगी के कारण, कि पिगी को उन्होंने मार दिया था इस वजह से, और दूसरा किस तरह से एंड ऑफ इनोसेंस, जो उसका बॉयज़ का ये जो ग्रुप था जिस टाइम पर ये इस फॉरेस्ट के अंदर, इस आइलैंड के अंदर आया था, इस द्वीप पर आया था, उस टाइम ये सभी के सभी बहुत ही इनोसेंट थे। लेकिन सर्वाइवल का जो कंपटीशन था, सर्वाइवल की जो होड़ थी, उन्होंने इसकी इन लोगों की जो इनोसेंस थी, मासूमियत थी, उसको ख़त्म कर दिया था। तो इन दोनों कारणों से वो रोने लगता है। और जैसे ही वो रोने लगता है उसी समय पर जो हंटर्स का हंटिंग बॉयज़ का जो ग्रुप है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और नेवल ऑफिसर को देखकर वो भी सोब्स के अंदर, सोब्स यानी सुबक सुबक कर रोने लग जाते हैं वो सारे के सारे। अब जो ऑफिसर है वो जब देखता है कि जो ब्रिटिश बॉयज़ हैं वो किस तरह से युद्ध जैसा एनवायरनमेंट आपस में बना चुके हैं तो उसे बहुत ही निराशा होती है। लेकिन तभी वो अवेकवार्ड सी सिचुएशन में, अजीब सी सिचुएशन में होता है कि जब वो अपने आप की जो वॉरशिप है उसको देखता है। वो भी तो एक वॉरशिप लेकर वहाँ पर आया है ना, तो उसे बड़ी निराशा होती है ब्रिटिश बॉयज़ को वॉरलाइक कंडीशन में देखकर। फिर वो अपने आप से उसकी कंपैरिजन करता है, तो तब उसे एहसास होता है कि वो खुद भी एक वॉरशिप के साथ यहाँ पर आया है और इसीलिए अपने आप को एक अवेकवार्ड सिचुएशन में पाता है। अब ये बॉयज़ से पूछता है, जो हंटिंग बॉयज़ हैं उनसे पूछता है कि व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, तुम लोग इस तरह से क्यों लड़ रहे हो। तो लेकिन सभी रोने लग जाते हैं। तो ये उनका धैर्य वापस लाने के लिए अपना जो फेस है उसको टर्न आउट कर लेता है और अपने आप को बहुत ही अजीब कंडीशन में पाता है। ठीक है, इस तरह से जो नॉवल है उसका एंड हो जाता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एग्जाम, सो डोंट स्किप इट। एंड इट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ R.M. बैलेंटाइन कोरल आइलैंड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो UGC नेट 2 से 3 बार अब तक पूछ चुका है। और फिर कल की वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे।